हेलो बच्चों, एस एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जो नियंत्रण समन्वय चैप्टर है, चैप्टर 2, उसको हम लोग शुरू करेंगे और इसमें सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है किस अंग के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाएं को कौन नियंत्रित करता है। तो मेरुरज्जु, मस्तिष्क, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं को मेरुरज्जु संपन्न करता है यानी नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। तो मानव मस्तिष्क में 8, 10, 12, 14। तो मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। मानव मस्तिष्क में कितना जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है। तो 2, 3, 4, 5। तो मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 5 है। ग्राही ज्ञानेंद्रिय मतलब जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब क्या हो गया? ग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसकी कुल कितनी संख्या है? 5 है, जो सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन के बड़े तंतु को एक्सॉन कहा जाता है। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। और छोटे तंतु की अगर बात करता तो छोटे तंतु को कहा जाता है डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट कहा जाता है छोटे तंतु को, और बड़े तंतु को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया के मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, और अनैच्छिक क्रिया के मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। अनैच्छिक क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तो मेरुरज्जु के द्वारा। और ऐच्छिक क्रियाएं जो है वो वह कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तो मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन ऐच्छिक क्रिया है। हृदय स्पंदन, ताली बजाना, पुतली के साइज में परिवर्तन, इनमें सभी। तो देखिए अपनी इच्छा के अनुसार कौन होता है? तो ताली बजाने की क्रिया जो है हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। बाकी ये दोनों जो है अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मतलब कि पूरे शरीर को बैलेंस बना के रखता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। तो शरीर का जो समन्वय केंद्र है वह है कौन? मस्तिष्क। पूरे शरीर को बैलेंस बनाता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन कौन है? एड्रिनेलिन, TSH, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है एक नर हार्मोन। नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हार्मोन स्त्रावित होता है। तो हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से, वही स्त्रावित ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, कोई नहीं। तो किससे स्त्रावित होता है? अंतःस्त्रावित ग्रंथि से होता है। हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है हार्मोन का स्त्राव। और एक बात और बता दें कि जो हार्मोन्स है उसके लिए कोई नलिका नहीं होता, बल्कि वह रक्त के माध्यम से एक स्थान से, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाता है तो वह किसके माध्यम से जाता है? रक्त के माध्यम से जाता है। इसको ले जाने लाने के लिए कोई नलिका नहीं होता है। जिस प्रकार से रक्त को ले जाने लाने के लिए 3 प्रकार की नलिकाएं होती है, एक धमनी, सीरा और केशिकाएं, उसी प्रकार से जो हार्मोन्स है इसको ले जाने लाने के लिए
कोई नलिका नहीं होता है, बल्कि यह रक्त के माध्यम से, रक्त के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो देखिए शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो शरीर के दो भाग जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। एक है मस्तिष्क, मस्तिष्क, और दूसरा है मेरु रज्जु। दूसरा है कौन? मेरु रज्जु। जो दोनों, यही दोनों मिलकर के, यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु, यही दोनों मिलकर के शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाता है। तो देखिए यहाँ पर हृदय, वृक्क, मस्तिष्क, पैर, तो इसमें एक दिया गया है कौन सी? मस्तिष्क। अगर दोनों देता तो दोनों सही होता, मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ मस्तिष्क है तो मस्तिष्क हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के मेडुला, अग्र मस्तिष्क, एक्सॉन, उपयुक्त सभी। तो देखिए उल्टी आने की क्रिया जो है मेडुला, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा, तो मेडुला के द्वारा जो है तंत्रिका तंत्र के, मतलब कि उल्टी आने की क्रिया जो है तंत्रिका तंत्र के मेडुला जो हिस्सा है, मस्तिष्क में जो मेडुला हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा भी बोलते हैं, तो उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है? देखिए निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है? स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, उपयुक्त सभी। हाइपोथैलेमस कौन है? हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस, यानी शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क क्या काम करने के लिए उत्तरदायी है? कौन कौन काम करता है मस्तिष्क? तो सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय के स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। इनमें सभी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि मस्तिष्क जो उत्तरदायी है उस सभी के लिए, तीनों के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय, जैसे अगर बात कर लें तो इसमें पादप में रासायनिक समन्वय ही होता है। क्यों? क्योंकि पादप में मस्तिष्क और मेरु रज्जु नहीं होते हैं। तो पादप में जो रासायनिक समन्वय होता है वह किस प्रकार होता है? जल के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, हार्मोन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। पादप में जो रासायनिक समन्वय होता है वह किसके द्वारा होगा? तो हार्मोन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? हार्मोन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक जो अपने इच्छा के अनुसार, डर जाना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। छींक आना ये भी नहीं है। खाना खाना, हाँ खाना जो है, जब हम लोग खाना खाएंगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। चौक जाना भी अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। तो ऐच्छिक क्रिया कौन होगा? खाना खाना ऐच्छिक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? देखिए अभी पीछे हम बताए थे, क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किए थे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वह बनाता कौन है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु बनाता है। मतलब कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु के सम्मिलित रूप को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? कोशिका, मस्तिष्क, मेरुदंड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? मेरुदंड। देखिए जो मेरु रज्जु होता है वो पिछले हिस्सा ये पूरा जाता है, तो ये मेरुदंड है, मेरुदंड उसको
उसको रक्षा करता है कौन? मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु को कौन करता है? तो मेरु दंड करता है रक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो देखिए न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम बताए थे कि क्या कहते हैं, न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम लोग क्या कहते हैं, उधर देखे थे डेंड्राइट कहते हैं। देखिए ये ऑप्शन ए में है। और बड़े तंतु के क्या कहते हैं? तो एक्सॉन कहते हैं। बड़े तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। तो देखिए छोटे तंतु को क्या कहेंगे? डेंड्राइट कहेंगे। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहेंगे? डेंड्राइट कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शुद्ध जल में, देखिए यहाँ पर शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं, गंदा जल में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि किसमें होते हैं? शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले जो होते हैं मच्छर होते हैं किसमें? शुद्ध जल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। मानव में आयरन यानी लोहा की कमी से होने वाला रोग है तो कौन है? एनीमिया रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से। कौन से, किसके कमी से? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन, देखिए क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, या उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यानी सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका या क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, वही क्वेश्चन आ गया है 2 बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आगे। देखिए ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। अगर ग्वाइटर रोग की बात कर ले या घेंगा रोग, तो किसके कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, तो सभी के लिए। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क सभी के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल है। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल पत्तियों को मुरझाने के लिए है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों को मुरझाने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहां तक देख लिए एब्सिसिक अम्ल तक कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका जहां पर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन, एंड्रीमेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो कौन है? जिब्रेलिन है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन,
एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो कान, ये भी संवेदीग्राही है। आंख संवेदीग्राही है। नाक संवेदीग्राही है। दिमाग संवेदीग्राही नहीं है। तो कौन आंसर हो जाएगा? दिमाग। कौन आंसर हो जाएगा? दिमाग हो जाएगा, संवेदीग्राही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? यानी दो तंत्रिका कोशिका जहां जुड़ता है। तो यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा अलग था। तो ये क्या है? सिनैप्स। कौन हो जाएगा? सिनैप्स। जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं तो उस जहां पर जुड़ता है संपर्क बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनैप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी जस्ट उधर क्वेश्चन देखे थे, घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें सभी न्यूरॉन कहते हैं। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपन, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। देखिए लीवर जो है, यकृत जो है, वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 1.5 kg कहीं कहीं पर दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा 1.4 kg। मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वह कितना होता है? 1.4 kg होता है, और कहीं 1.5 kg भी दिया रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो किससे स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। तो नर हार्मोन है। एंड्रोजन जो है वह कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोटोपिन, इंसुलिन। तो निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। चलिए देखिए, बर्थ हार्मोन जो है वह कौन है? ऑक्सीटोसिन है। बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी दोनों। तो देखिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के लिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही जिम्मेवार है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के लिए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो इसमें किसका होना आवश्यक है? तो क्लोरीन बिल्कुल नहीं, मैग्नीज बिल्कुल नहीं, आयोडीन का होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो का जो संश्लेषण है उसके लिए किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो क्या हो जाएगा फल पकाने वाला हार्मोन? एथिलीन हो जाएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन के मतलब कि पृथ्वी की ओर गति करना। जैसे जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे के कोई भाग पृथ्वी की ओर गति करता है, तो जड़ करता है पृथ्वी की ओर गति। तो गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है जड़ की वृद्धि। देखिए जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। अगर कहता प्रकाश गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन, तो जो पेड़ का जो पेड़ पौधे का जो हिस्सा होता है वह उसका जो वृद्धि है वह सूर्य के प्रकाश की ओर हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम प्रकाशानुवर्तन। ठीक है। अगर जल की ओर हो जाता है, जैसे जल जिस ओर होता है उधर जड़ अगर मुड़ जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग जलानुवर्तन। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की परोह की गति, प्रकाश की परोह की गति गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो देखिए प्रकाश की ओर परोह की गति, अभी जस्ट समझा रहे थे कि जब प्रकाश की ओर परोह गति करता है, यानी पौधा जो है प्रकाश की ओर गति करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। जल की ओर तो क्या हो जाएगा? जलानुवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग को बता दें कि 15 तारीख से 15 सितंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर ही 10th क्लास के मैथ का क्रैश कोर्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूरे 100 मार्क्स का। उससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, उतना से ज़्यादा नहीं आएगा। उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो आपको 100 में 100 नंबर 10th क्लास का पूरा बनने वाला है। तो चलिए थैंक यू।